नमस्कार। आज हम पैसे से जुड़े कुछ कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक विचारों पर बात करेंगे। ये मॉर्गन हाउसल की किताब है, पैसे का मनोविज्ञान। उसके एक सारांश से लिए गए हैं। मतलब ये कोई सीधी निवेश सलाह नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज़्यादा इस बारे में है कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा होता है। हाँ, और हमारा मकसद है कि इस सारांश से जो ज़रूरी बातें हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करें। हाँ, क्योंकि ये किताब यही तो कहती है कि पैसे का मैनेजमेंट गणित से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा साइकोलॉजी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो मुझे सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली लगी, वो है किस्मत और जोखिम, मतलब लक और रिस्क का रोल। हम हमेशा सोचते हैं ना कि सफलता मतलब सिर्फ मेहनत, पर किताब कहती है भाई किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। हाँ, बिल्कुल। जिससे वो उदाहरण देते हैं ना कि सही वक्त पर सही जगह होना। मान लीजिए कोई 90s में आईटी में चला गया, तो जाहिर है फ़र्क पड़ा। सही। और इसका एक और पहलू, और ये हमें शायद दूसरों की सफलता से जलने से बचाता है। जब हम समझते हैं कि हाँ भाई, उनकी कहानी में किस्मत का भी थोड़ा रोल था। और अपनी सफलता पर शायद थोड़ा विनम्र भी बनाता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हौसल कहते हैं कि आत्मविश्वास और लापरवाही में बड़ी पतली सी लाइन होती है। हाँ, आज जो बोल्ड मूव है वो बुरी किस्मत से कल लापरवाही बन सकता है। ये तो है। अच्छा, तो अगर किस्मत इतनी अहम है, तो हमारे हाथ में क्या है? सारांश इशारा करता है समय की तरफ। हाँ, समय। कहते हैं कि पैसा बनाने का सबसे ताकतवर हथियार पैसा नहीं, बल्कि वक्त है। कंपाउंडिंग का जादू। हाँ, वो कंपाउंडिंग वाली बात। और उसके लिए चाहिए धैर्य। धैर्य और अनुशासन। कंपाउंडिंग सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर असल में टिके रहना पड़ता है। वो वॉरेन बफे का उदाहरण बहुत सही है। उनकी ज्यादातर दौलत तो 50-60 की उम्र के बाद बनी। सही बात है। तो ये दिखाता है कि सालों तक, दशकों तक टिके रहना कितना जरूरी है। हम्म। और सिर्फ अच्छा रिटर्न पाना नहीं, बल्कि वो जो बाजार में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे 2008 का क्रैश हाँ, बिल्कुल। या 2020 वाला। हाँ, बिल्कुल। उनको झेल जाना, हम्म। घबराहट में बेचना नहीं। हम्म। सबसे ज्यादा नुकसान वहीं होता है जब डर के मारे लोग निकल जाते हैं। तो मतलब लंबा खेलना है। पर सवाल ये है कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं? हाँ। पैसा जमा करने का असल मकसद क्या होना चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और यहाँ किताब एक बड़ा जरूरी फर्क बताती है। हाँ। अमीर दिखना और असल में स्वतंत्र होना। सही। असली अमीरी वो कहती है महंगी कार या बड़ा घर नहीं है। वो है अपने वक्त पर अपना कंट्रोल होना, आजादी। बिल्कुल। ये वही रिच और वेल्दी वाला फर्क है। रिच मतलब जिसके पास आज पैसा दिख रहा है, हाँ। शायद वो खर्च भी हो रहा हो दिखावे पर वेल्दी होना मतलब आपके पास संपत्ति है। ऐसी संपत्ति जो आपको विकल्प देती है, आजादी देती है। ये वो पैसा है जो दिखता नहीं है, जैसे निवेश, इमरजेंसी फंड। मुश्किल वक्त के लिए पैसा। हाँ, या पैसिव इनकम के स्रोत, मतलब ऐसी आमदनी जिसके लिए रोज खटना ना पड़े। सही। असली दौलत यह है कि आप सुबह उठकर तय कर सकें कि आज क्या करना है, बिना पैसे की चिंता के। और ये आजादी वाली बात सीधे जुड़ती है अगले पॉइंट से कि दिखावे से बचना चाहिए। सारांश कहता है कि कई बार जो असल में धनी होते हैं वो बड़े साधारण दिखते हैं। हाँ, वो IITN वाला उदाहरण, जो शायद साइकिल चलाता हो पर करोड़ों का पोर्टफोलियो हो। हाँ, मतलब जरूरी नहीं कि जिसके पास महंगी चीजें हों वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हो। बिल्कुल। ये बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। हम पैसा खर्च करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, सिग्नल देने के लिए कि हम सफल हैं। पर हाउसल कहते हैं कि जब आप महंगी गाड़ी लेते हैं तो दुनिया ये नहीं जानती कि आप कितने अमीर हैं। दुनिया बस ये जानती है कि आपके पास अब उस गाड़ी की कीमत जितना पैसा कम हो गया है। हाँ, सही बात है। असली दौलत तो वो है जो दिखती नहीं। तो अपनी एनर्जी दिखावे पर लगाने से अच्छा है उस पैसे से स्वतंत्रता और सुरक्षा खरीदना। वो ज्यादा समझदारी है। तो अगर इन सब बातों को समेटे तो निचोड़ क्या है? मुझे लगता है कि मुख्य बात यह है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता गणित से ज्यादा हमारी सोच, हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। हाँ, बिल्कुल। किस्मत को मानना, समय को दोस्त बनाना, दिखावे से बचना और आजादी को असली दौलत समझना, ये कुछ मोटी-मोटी बातें हैं। एकदम सही। आखिर में ये पूरा खेल दिमागी है। जैसा सारांश में कहा गया है, अमीर बनने के लिए बहुत स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। बस ये जरूरी है कि आप बेवकूफी भरी गलतियां ना करें। अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखना, वही वित्तीय सफलता की कुंजी है। लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना होना चाहिए, जहां पैसे से जुड़े फैसले डर से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से हों। हाँ। अध्याय 3, जिसका नाम है कभी पर्याप्त नहीं। हमने इसके कुछ मुख्य अंश निकाले हैं। जी।
और हमारा मकसद ये समझना है कि क्यों ये अध्याय इतना जरूरी है, कैसे ये लालच और संतुष्टि के बीच की जो कश्मकश है उसको दिखाता है। हाँ, और यही कश्मकश अक्सर पैसे से जुड़े गलत फैसलों की जड़ बनती है। बिल्कुल। तो चलिए इसको जरा खोलकर देखते हैं। पहली बात जो मुझे सबसे अहम लगी वो है ये सोच, बस थोड़ा और। जी। ये कैसे ज्यादातर लोगों की पैसों की परेशानी की शुरुआत यहीं से होती है। जैसे कोई है जिसके पास 100 करोड़ है पर उसे 200 करोड़ चाहिए, वो खुशी नहीं मिल पाती। हाँ। या फिर शेयर बाजार का उदाहरण लें, 50% मुनाफा हो गया पर नहीं और चाहिए, और फिर लालच में शायद वो मुनाफा भी चला जाता है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि ये दिखाता है कि दिक्कत कई बार पैसे की कमी की नहीं होती, दिक्कत होती है हमारी उम्मीदों की, जिनका कोई अंत ही नहीं होता। अच्छा। और जब पता ही ना हो कि कितना काफी है तो फिर कोई भी रकम कम ही लगती है। ये सीधा हमारी संतुष्टि और कह सकते खुशी से जुड़ा हुआ है। हाँ, और इसी से जुड़ी है लालच की साइकोलॉजी। बड़ी अजीब सी बात है ना कि किताब बताती है हम नुकसान से जितना डरते हैं उतना मुनाफे से खुश नहीं होते। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए 10 लाख का नुकसान हो गया तो उसका दुख कहीं ज्यादा गहरा होता है बजाय 10 लाख कमाने की खुशी के। ऐसा क्यों होता है? हाँ, इसे लॉस एवर्जन कहते हैं मनोविज्ञान में, और ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही डर है जो हमें कई बार अजीब से वित्तीय निर्णय लेने पर मजबूर करता है। जैसे कि कोई निवेश नुकसान में जा रहा है तो उसे बेचना नहीं, पकड़े रखना, इस उम्मीद में कि वो वापस ऊपर आएगा। हाँ, होता है ऐसा। जबकि शायद उसे बेच देना ही बेहतर होता। या फिर इसके उलट ज्यादा मुनाफे के चक्कर में बहुत बड़ा जोखिम उठा लेना, मतलब डर हमारे तर्क पर हावी हो जाता है। सही बात है। अच्छा, एक और खतरनाक चीज जो बताई गई है वो है ये दूसरों से तुलना करना। ये जो अमीर दिखने की होड़ सी लगी रहती है। हाँ, सोशल कंपैरिजन। हाँ, जैसे महंगी कार ले ली या बड़ा सा घर ले लिया, भले ही उसकी EMI कमर तोड़ दे, और फिर असली आर्थिक आजादी तो कम हो जाती है, तनाव अलग बढ़ता है। बिल्कुल, ये वही बात है, बाहरी दिखावा बनाम असल संपत्ति। दूसरों की देखा देखी में मतलब हम अक्सर ऐसी चीजों पर खर्च कर बैठते हैं जिनकी हमें शायद उतनी जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि समाज में एक इमेज बनी रहे। नतीजा ये कि हम आर्थिक रूप से मजबूत होने के बजाय और कमजोर हो जाते हैं। तो फिर रास्ता क्या है इस पूरे चक्कर से निकलने का? अध्याय एक हल बताता है, अपने लिए इनफ यानी पर्याप्त की एक सीमा तय करना। जी। जैसे वॉरेन बफेट का उदाहरण दिया जाता है, वो आज भी अपने उसी पुराने साधारण घर में रहते हैं। शायद उन्होंने अपने लिए वो पर्याप्त वाली लाइन खींच ली है। हाँ, और ये सीमा तय करना ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली चीज है। ये उस अंतहीन दौड़ पर जो कभी खत्म नहीं होती उस पर एक तरह से ब्रेक लगाता है। और हमें ये सोचने में मदद करता है कि भाई असल में हमें खुश और सुरक्षित महसूस करने के लिए कितने की जरूरत है, ना कि हम कितना ज्यादा जमा कर सकते हैं। सही। ये ध्यान बाहरी शोर से हटाकर अंदर अपनी जरूरतों पर लाता है। तो अगर हम श्रोताओं के लिए कुछ ठोस कदम निकालना चाहें इस अध्याय से, तो वो क्या हो सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से 3 बातें साफ तौर पे निकलती हैं। पहला तो ये कि कहीं लिखें, सोचें कि आपके लिए एनफ का मतलब क्या है, कितनी मासिक आय, कितनी नेटवर्थ, एक नंबर तय करें। हाँ, लिखना जरूरी है। हाँ। दूसरा, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें, खासकर सोशल मीडिया पर जो नकली दुनिया दिखती है उससे तो बिल्कुल दूर रहें। बिल्कुल। और तीसरा, निवेश करते वक्त लालच पर काबू रखें। एक लक्ष्य तय करें, मान लीजिए 20% रिटर्न, और वो मिलने पर मुनाफा बुक करें और दौड़ से बाहर निकलें। ये बहुत प्रैक्टिकल कदम है। अच्छा, शायद इसीलिए इस चैप्टर को किताब का दिल कहा गया है। हाँ, हो सकता है। ये पैसे और खुशी के बीच का जो कनेक्शन है उसे समझाता है, और ये भी कि शायद हमारी 90% वित्तीय गलतियां इसी कभी पर्याप्त नहीं वाली सोच से ही जन्म लेती हैं। जी। एक कोट भी है ना, असली अमीरी वो है जब आपका पैसा आपको रात में जगाए नहीं, सुलाए। क्या बात है, बहुत सही। आखिर में ये अध्याय हमें यही याद दिलाता है कि वित्तीय सफलता सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और अपने मन के काम करने के तरीके को, मतलब अपने मनोविज्ञान को समझने और संभालने की कला है। जब तक हम अपने अंदर की इस और चाहिए वाली आवाज को नहीं साधते, तब तक बाहर की दौलत शायद ही सच्ची वाली संतुष्टि दे पाएगी। बिल्कुल सही कहा। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। पूछिए। अगर ये जानना इतना ही जरूरी है कि कितना काफी है, तो फिर वो कौन सी अंदरूनी बाधाएं हैं, वो कौन सी रुकावटें हैं
जो ज्यादातर लोगों के लिए अपने लिए ये पर्याप्त वाला नंबर तय करना इतना मुश्किल बना देती हैं। सोचने वाली बात है ना।